सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारी जो बात होगी मेनली वो रेजिस्टेंस को लेके होगी, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। हमने लास्ट क्लास में ओम्स लॉ को डिराइव किया था। अगर थोड़ा मैंने बताया था आपको कि सब डेरिवेशन एक ही फ्लो में हो जा रहा है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि सबको एक ही फ्लो में खत्म भी कर दें पूरी तरह से। तो हमने लास्ट क्लास में, अगर याद हो आपको, तो हमने पढ़ा था V इक्वल्स टू समथिंग टाइम्स I। ठीक है, ये I क्या था? तो ML बाई NE स्क्वायर A टाउ। आपके नोट्स के पेज नंबर 7 में थोड़ी गलती लिखी गई है, देख लीजिएगा आप। नोट्स के पेज नंबर 7 में ये टाउ ना यहां पे दिया गया है, सो कट करके ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, वहां पे गलती अगर हो गई तो रिपीट होता रहेगा। तो V इक्वल्स टू क्या है? I इंटू आर, ML बाई NE स्क्वायर A इंटू टाउ। किसी का आवाज अनम्यूट रह गया है? ओके चलो, तो हमने पढ़ा कि चलो V इक्वल्स टू आई इंटू समथिंग। तो हमने एक बात तो रियलाइज कर लिया था कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और इससे क्या आ गया था कि V इक्वल्स टू आई आर। तो ये ओम्स लॉ, इसको हमने पढ़ा था ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट था कि वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट when length, area एंड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। लेंथ, एरिया और टेम्परेचर को अगर कांस्टेंट रखोगे तो जो V होगा किसी कंडक्टर के थ्रू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होगा। तो आर आ गया। तो सबसे पहले हम लोग बात ओम्स लॉ की करते हैं। ओम्स लॉ का सबसे पहले V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I का ग्राफ क्या होगा? तो ग्राफ आप जानते हो, सिंपल देखते हैं। पहला टॉपिक आता है ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, ये V है और ये I है। ग्राफ कैसा होगा? ऐसा होगा। ठीक है, ग्राफ ऐसा होगा। मान लेते हैं ये थीटा एंगल है, तो इसका स्लोप क्या होगा? इसका स्लोप होगा tan थीटा, और स्लोप होगा कितना इसका? r। क्लियर है क्या? यानी VI ग्राफ का जो स्लोप होता है वो अपने को रेजिस्टेंस देता है। क्लियर है? लेकिन अगर आप बात करते हो 1 बाई स्लोप क्या देगा? 1 बाई स्लोप क्या होगा? 1 बाई r। इसको कहते हैं कंडक्टेंस। याद रखिएगा, यहीं से एक नया टर्म आता है कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल 1 बाई रेजिस्टेंस इक्वल्स टू कंडक्टेंस होता है। क्लियर है सबको? तो सबसे पहला ये ओम्स लॉ का ग्राफ है। जो भी सर्किट ओम्स लॉ को फॉलो करता है उसको ओमिक सर्किट भी कह सकते हैं हम लोग, बिकॉज वो ओम्स लॉ को पूरी तरह सेटिस्फाई करता है। सबको क्लियर है? तो ये ओम्स लॉ का ग्राफ हो गया। अभी हम बात कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ओम्स लॉ की करने वाले हैं। तो ये हो गया ओम्स लॉ, और ये हो गया ओम्स लॉ का ग्राफ। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि ओम्स लॉ का क्या कोई लिमिटेशन भी है क्या? एग्जाम का ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन में से है, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। कि ओम्स लॉ कहीं फेल भी होता है क्या? तो देखते हैं। ओम्स लॉ के मेनली 3 लिमिटेशंस आपके बुक में पढ़ने हैं, आपके सिलेबस में आता है। ठीक है, देखते हैं कौन सा। ओम्स लॉ का पहला लिमिटेशन, ओम्स लॉ का पहला लिमिटेशन यह है कि किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस अगर आप बहुत ज्यादा वोल्टेज लगा देते हो, उस केस में वो प्रोपोर्शनल होना बंद कर देता है। ठीक है, यानी एट हाई वोल्टेज ओम्स लॉ को फॉलो करना बंद कर देता है। कैसे? तो सिंपल देखते हैं। पहला है, पहला लिमिटेशन, लिमिटेशन यानी क्या वहां कहां फॉलो नहीं होता है? तो V ceases to be proportional टू I। यानी V जो होता है वो I से प्रोपोर्शनल होना बंद कर देता है। कैसा ग्राफ होता है? तो कम वोल्टेज पे तो ग्राफ ठीक होता है, ऐसा ही होता है जैसा होना चाहिए। लेकिन इसके बाद क्या होता है? ग्राफ में हल्का सा डेविएशन आ जाता है, हल्का सा डेविएशन। इसीलिए कहते हैं कि ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। क्या सबको क्लियर है क्या? ये पहला लिमिटेशन है। कब होता है? एट हायर वोल्टेज। सबको फर्स्ट पॉइंट क्लियर है क्या? मैं लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ बता रहा हूं। चलो से यस, अगर समझ में आ गया है तो एक एक करके बात करते हैं। समझ में आ गया? इससे यस। ओके ग्रेट। दूसरा लिमिटेशन क्या होता है? दूसरा लिमिटेशन है आपका सेमीकंडक्टर।
सेमीकंडक्टर बहुत बड़ा लिमिटेशन है। सेमीकंडक्टर चैप्टर आपको पढ़ना भी है, वहां पे जाके आप इसको पढ़ोगे भी। तो सेमीकंडक्टर में जब जाके आप पढ़ोगे तब देखोगे कि वहां पे जो VI का ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, यानी वो ओम्स लॉ को कभी फॉलो नहीं करता है। ठीक है, लेकिन अभी आप पढ़े नहीं हो तो फिर भी आप ग्राफ देख लो एक बार। ठीक है, दूसरा, ठीक है, दूसरा, करंट चेंजेस with 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 sign of applied पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब कि अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव लगा रहे हो, अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव लगा रहे हो तो करंट कुछ और मिल रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव लगा रहे हो तो करंट कुछ और मिल रहा है। इसका मतलब कि ग्राफ पक्के तौर पे स्ट्रेट लाइन नहीं है। देखते हैं, ये एग्जांपल है सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर में ऐसा मिलता है। दूसरा लिमिटेशन है ये, सेमीकंडक्टर में हम लोग VI कर्व नहीं बनाते हैं, हम लोग IV कर्व बनाते हैं। कर्व कुछ ऐसा होता है, ये कहीं से लग रहा है VI डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कहीं से दिख रहा है क्या ओम्स लॉ है ये कहीं से भी ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है क्या? नहीं, ये कहीं भी ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। तो यहां पे कहते हैं कि पॉजिटिव पोटेंशियल के लिए अलग बिहेव कर रहा है, नेगेटिव पोटेंशियल के लिए बिल्कुल ही अलग बिहेव कर रहा है। इसीलिए कहते हैं कि ये भी ओम्स लॉ का लिमिटेशन है, यहां पे भी ओम्स लॉ अप्लाई नहीं होता है। क्या सबको क्लियर है क्या? पहला लिमिटेशन हाई वोल्टेज, दूसरा लिमिटेशन है सेमीकंडक्टर। अब आते हैं तीसरे लिमिटेशन पे आते हैं। तीसरा लिमिटेशन क्या है? तीसरा लिमिटेशन जो है वो एक इंडिविजुअल मटेरियल्स के लिए है। कुछ मटेरियल्स का VI जो होता है, उसका ग्राफ जो होता है वो कुछ अलग तरह का होता है। देखते हैं कैसे। थर्ड लिखते हैं, वैल्यू ऑफ करंट इज नॉट यूनिक। मतलब आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? आप एक्सपेक्ट करोगे अगर अपने 10 वोल्ट हमने अप्लाई किया है, अगर कभी हमने 10 वोल्ट अप्लाई किया है तो करंट हमेशा अगर 4 एम्पियर मिल रहा है तो कभी भी हमेशा हमको 4 एम्पियर ही मिले। ऐसा तो नहीं कि अभी 10 वोल्ट लगाया है तो करंट कुछ और मिल जाए, बाद में 10 वोल्ट लगाए तो करंट कुछ और मिल जाए। क्लियर है? या एक ही करंट डिफरेंट वोल्टेज पे मिल जाए, ये दोनों भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इस केस में एक एग्जांपल आता है गैलियम आर्सेनाइड। ठीक है, इसके ग्राफ को देखते हैं। मान लो ग्राफ ऐसा है, ठीक है, क्या आपको नहीं दिखता है कि कोई अगर करंट हम ले लेते हैं I1 तो ये 2 वोल्टेज पे मिल रहा है, V1 पे भी मिल रहा है, और देख के कोई भी बता सकता है ओम्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा है। देख के कोई अंधा ही बता सकता है कि ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता है। कि इसका लॉजिक क्या है कि सेम करंट जो है वो दो डिफरेंट वोल्टेजेस पे मिल रहा है, तो क्या ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है क्या? नहीं। तो इस एग्जांपल को भी कहते हैं हम लोग कि यहां भी ओम्स लॉ फेल हो जाता है, या लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ है। क्लियर है? तो इसको कहते हैं लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। क्लियर है? सबको समझ में आया क्या? ओम्स लॉ के मेनली हम 3 लिमिटेशंस की बात कर रहे हैं। क्लियर है? ओम्स लॉ के मेनली 3 लिमिटेशंस की बात कर रहे हैं। वो 3 लिमिटेशन है हाई वोल्टेज, सेमीकंडक्टर और तीसरा गैलियम आर्सेनाइड का। शिवानी लैग कर रहा है क्या? शिवानी मेरे पास नेटवर्क ठीक लग रहा है। प्रत्युष लैग नहीं कर रहा है क्या? ठीक है, थोड़ा नेटवर्क का इशू हो सकता है आप लोग के पास। वर्षा क्लियर है? मोस्टली के पास क्लियर है। शिवानी आई थिंक क्लियर है। शिवानी थोड़ा बहुत दिक्कत आज होगा मुझे दिखता है, इसीलिए क्लास को थोड़ा डिले किया था। नेटवर्क इशू सबके पास थोड़ी थोड़ी रहेगी, तो हम लोग थोड़ा सा चलेंगे, हम लोग बच के। चलो क्लियर है? तो वैल्यू, ये लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ हो गया। अब हमारा फेवरेट टॉपिक आता है, वो है रेजिस्टेंस। कि आखिर ये रेजिस्टेंस क्या होता है? ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। रेजिस्टेंस का कोई डेफिनेशन दे सकता है क्या चैट में जल्दी से? रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर कोई डेफिनेशन?
इतना कॉमन वर्ड है, 10th में जो पढ़े हैं, मैंने भी पढ़ाया है काफी लोगों को। आदित्य मोहन बताओ। रेजिस्टेंस, ability to resist the flow of charge, opposite the flow of current। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सब कुछ सही है। सिंपल सी बात, रेजिस्टेंस मतलब हिंड्रेंस, हिंड्रेंस, ठीक है। किसी भी मटेरियल की एबिलिटी टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट या प्रोवाइड हिंड्रेंस टू द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। यानी रेजिस्टेंस का डेफिनेशन आपसे पूछ देता है ना, तो इट इज एन एबिलिटी ऑफ एनी मटेरियल टू रेजिस्ट द और हिंडर द फ्लो ऑफ करंट, यही होता है रेजिस्टेंस। क्लियर है। रेजिस्टेंस के बारे में अभी हमने पढ़ा कि रेजिस्टेंस होता क्या था, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता था कि जब ओम्स लॉ में V वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हिंड्रेंस, का मतलब लेकर रुकावट, ठीक है, रुकावट है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हमने अभी अभी देखा कि रेजिस्टेंस आया कहां से। तो जब V जो था वो I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हमने नाम दिया था रेजिस्टेंस। ठीक, किसी का आवाज अनम्यूट है, चलो ठीक है, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि आर, तो आर का फॉर्मूला हमने अभी आया था हमारे पास, क्या था, एम एल बाई एन ई स्क्वायर ए टाउ। क्लियर है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। तो अगर आपका दिमाग में सीधा सीधा काम करेगा तो आपसे कोई सवाल पूछेगा कि एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो आप देख के क्या कहोगे, आप कहोगे एल, आप कहोगे ए, और आप कहोगे टाउ। आपके पास और कोई ऑप्शन है क्या? और चौथा एन। सबको क्लियर है क्या? रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर जो है वो मेनली इन्हीं चार चीजों पर डिपेंड कर रहा है। एल बोले तो लेंथ, ए मतलब एरिया, स्मॉल एन का मतलब नेचर ऑफ मटेरियल, स्मॉल एन मतलब क्या, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो स्मॉल एन क्या है, नेचर ऑफ मटेरियल, और अगला क्या है, टाउ। क्लियर है, टाउ बोले तो टेम्परेचर। तो सिंपल से हमने बोला कि मान लीजिए हमने आपको एक कंडक्टर दे दिया विद सर्टेन टेम्परेचर, ठीक है। अगर मैंने आपको कंसीडर अ कंडक्टर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अब मैंने क्या क्या कांस्टेंट कर दिया, कंडक्टर आपको दिया तो एन कांस्टेंट कर दिया, और टेम्परेचर कांस्टेंट दिया तो टाउ कांस्टेंट कर दिया। तो क्या आप ऐसा कह सकते हो क्या कि अब आर के साथ ना एम बचा है, कांस्टेंट है, एन भी कांस्टेंट है, ई स्क्वायर भी कांस्टेंट है, टाउ भी कांस्टेंट है, तो क्या बचा है, एल अपॉन ए। क्लियर है क्या? डेरिवेशन बहुत सिंपल है, देख लो। आर में अगर हमने कंडक्टर दे दिया तो आपको क्या कर दिया, एन कांस्टेंट कर दिया, और हमने कांस्टेंट टेम्परेचर दे दिया तो टाउ कांस्टेंट कर दिया। सबको क्लियर है क्या? आर जो है वो किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन लेंथ। कैसे? पहला, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ। कैसा डिपेंड किया? आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आप सब जानते हो, नया क्या है इसमें, आपको पहले से पता है कि कैसे डिपेंड करता है, बस उसको हमने मैथमेटिकली प्रूव किया है कि जो बात आपने पढ़ी है वो बिल्कुल सही है। अगला, अगला पॉइंट, रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन एरिया, डिपेंड्स ऑन एरिया। तो आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। क्लियर है क्या? हम कांस्टेंट टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो उस कांस्टेंट टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया दो चीजों पे डिपेंड करता है। क्लियर है? तो क्या हम लोग फाइनल फॉर्म बना सकते हैं, क्या हम लोग फाइनल फॉर्म बना सकते हैं कि आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए है, तो आर इक्वल्स टू क्या होगा, एक कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आया ए, इसको हमने नाम दिया प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कह दो आप, और रेजिस्टिविटी कह दो आप, और
स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कह दो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कह दो। हम इसके बारे में बात में करेंगे, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। क्लियर है? नहीं दिख रहा है क्या? क्लियर है क्या? सबको क्लियर है? तो क्या ये सारे फॉर्मूले हम पहले नहीं पढ़ चुके हैं क्या? ये सारे फॉर्मूले हम पढ़ चुके हैं। जितनी बातें हमने पढ़ी थी सबका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन पढ़ने का देना है। ठीक है? फॉर्मूला यूज अपने को आता है, आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए, वैल्यू दे देंगे, पुट कर लोगे आराम से। क्लियर है? तो सब लोग यहां तक क्लियर है तो बताओ। ठीक है? अब हम रेजिस्टेंस के बारे में और बात करेंगे हम लोग। ठीक है? रेजिस्टेंस के फाइनल फॉर्मूले पे हम आ चुके हैं, अब हम रेजिस्टेंस के बारे में और बात करेंगे। ठीक है? रेजिस्टेंस पे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्या आपको याद रखने की जरूरत है। क्लियर है? ग्रेट। चलो, तो अब मैं फाइनल फॉर्मूले पे आता हूं, जिसका जो आप लोग पहले से जानते हो, कुछ खास नया नहीं है। वो है फाइनल रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का होता है रो एल बाई ए। रो क्या होता है इस पे थोड़ी देर में बात करेंगे हम लोग। ठीक है? आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए। क्लियर है? अब मैं कह रहा हूं कि आर रो एल बाई ए कब है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एट कांस्टेंट टेम्परेचर आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए। सिंपल सी बात है कि अगर आप लेंथ को बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया को बढ़ाओगे रेजिस्टेंस घटेगा। लेकिन इसी में एक टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है, स्ट्रेचिंग ऑफ ए कंडक्टर। एक कंडक्टर को स्ट्रेच करेंगे तो क्या होगा? ये चीज आपको पहले भी आया है। अगर एक कंडक्टर को स्ट्रेच करोगे तो क्या होगा? ठीक है? तो एक केस लगा देते हैं, नोट करके लिख देते हैं यहां पे, ये नोट्स में भी आपके नहीं है। ठीक है? स्ट्रेचिंग ऑफ ए कंडक्टर, स्ट्रेचिंग ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है? क्या होता है स्ट्रेचिंग ऑफ ए कंडक्टर में? क्या होता है? इफ अ कंडक्टर of length L is stretched to n times। समझो, एक कंडक्टर को अगर आपने खींच के उसके लेंथ को n टाइम स्ट्रेच किया तो क्या उसका एरिया चेंज नहीं होगा क्या? अगर आप किसी वायर को खींचते हो, देखो लेंथ ऐड कर देना ये अलग बात होती है और स्ट्रेच करना अलग बात होती है। तो अगर किसी वायर को आप स्ट्रेच करते हो, लेंथ को खींच देते हो, क्या उस वक्त ये नहीं कह सकते हो कि उसका एरिया कम हो जाएगा? सिंपल सी बात है कि जो करो उस पूरे कंडक्टर का वॉल्यूम तो चेंज नहीं करेगा। वॉल्यूम तो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इनटू एरिया। तो अगर लेंथ n टाइम्स बढ़ेगा तो एरिया n टाइम्स क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं? एरिया डिक्रीजेस n टाइम्स। देखते हैं अब रेजिस्टेंस में क्या फर्क पड़ेगा। R डैश इक्वल्स टू रो n टाइम्स L बाई मतलब कि अगर आप एक वायर को n टाइम्स स्ट्रेच करोगे तो जिसका रेजिस्टेंस होगा वो n स्क्वायर टाइम्स चेंज होगा। क्लियर है क्या? यानी अगर 2 टाइम्स लेंथ को स्ट्रेच करोगे तो रेजिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर है? अगर 3 टाइम्स स्ट्रेच करोगे तो 9 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर है क्या? एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, एक बच्चों वाला क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, फिर समझ में आएगा। क्लियर है सबको? क्वेश्चन ऐसा 10th में आया है आपको, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अभी आ जाएगा, पर 10th में तो आया है। नहीं नहीं प्रत्युष, एक सेकंड इसकी आवाज में म्यूट है। प्रत्युष कभी भी अब आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए पे फॉर्मूले पे क्वेश्चन नहीं आता है, अब डेरिवेशन आता है। 12th में डेरिवेशन इसका इंपॉर्टेंट है। अब रो एल बाई ए सबको पता है, 10th में यूज करके आए हो तो लगा ही दोगे। ठीक है? तो क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन जो है ना फॉर्मूला पुटिंग वाला, वो अब नहीं आने वाला है, वो थोड़ा सा हम क्लियर रहते हैं उस पर। इसीलिए मैं उन चीजों के क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ। 10th का एनसीईआरटी बुक उठाओ और बना लो अगर थोड़ा सा भी लगे तो।
ठीक है, खैर चलो एक क्वेश्चन करते हैं इसी पे बेस्ड, ठीक है। अ कंडक्टर, क्वेश्चन है, अ कंडक्टर is stretched thrice its length find percentage change, किसी का आवाज अनम्यूट है, परसेंटेज इन रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। जल्दी से, मैं सिंपल स्ट्रेचिंग वाले क्वेश्चन एक दे रहा हूं, किसी का आवाज अनम्यूट है, जल्दी से। मेरे पास अभी तक जितने आंसर आए हैं वो डी आया है। आदित्य मोहन 900%, ठीक है, डी, चलो डी आ रहा है सबका। गुड श्रेया, गुड, सबका 900% आ रहा है। परितोष, ऋतु, जी, जस्ट 1 मिनट और। चलते एक गेम खेलते हैं, अपन एक गेम खेलते हैं, वही पुराना वाला, एलिमिनेटिंग द ऑप्शंस। अब मैं आपके लिए ना केबीसी खेलता हूं आपके साथ, मैं ऑप्शन कम कर देता हूं और आपका फेवरेट ऑप्शन हटा देता हूं। चलिए एंजॉय। अब बताइए 3 ऑप्शन। अब अंदाजा नहीं चलेगा। अनिकेत अंदाजा नहीं, अब तो सॉल्यूशन पूछेंगे फोन कर, ये अनम्यूट करवा के। हाँ, सुरुचि सिंह ए। अच्छा, ये सबका भी तो डी आया था, इतनी जल्दी कैसे आंसर आने लगा? कोई हैंड रेस कर रहा आशीष? ये तो सबका एक बार में आंसर आ गया था। अच्छा, प्रत्युष इज सेइंग नन ऑफ दीज। प्रत्युष हाईली ऑप्टिमिस्टिक हो। ऋतु इज सेइंग डायरेक्ट फॉर्मूला पे रखे हैं। नहीं, मुझे आज आंसर चाहिए, मतलब अभिनव, चलो अभिनव, ये आंसर लाए हो, ठीक है, चलो मैं चेक कर लेता हूं। कुंदन करेक्ट है, ये बस फॉर्मूले का प्रैक्टिस करवा रहा था, इसमें फंस गया। हाँ, आचल इट्स अनम्यूट करे खुद को थोड़ा। ऋतु, शिवानी, सुरुचि, कोई नेटवर्क ठीक है किसी का? तो वीडियो पॉज हो गया, आवाज वीडियो पॉज है, सही है। अच्छा शिवानी, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। तो सबका नेटवर्क का बुरा हालत है, सिर्फ आपका नहीं, हमारा भी, ठीक है। चलो अंकित वीडियो पॉज है, आई एम मूव कर रहा हूं, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन देखते हैं, आज रहेगा नेटवर्क इश्यू, आप कुछ नहीं कर सकते, लेट्स फोकस ऑन कि हम आवाज सुन ले, समझ ले, मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, क्लियर है? तो कैसे कैसे क्वेश्चन गलत किया आपने? सीधे 3 मतलब 9, सीधा सीधा। मैं बोल रहा हूं कि रेजिस्टेंस पहले आर था और सबने सही दिमाग लगाया है कि अब रेजिस्टेंस 9R हो जाएगा, बिकॉज n टाइम्स करने पे n स्क्वायर टाइम्स रेजिस्टेंस हो जाता है, यानी अब का रेजिस्टेंस कितना है? 9R। क्लियर है क्या? बट क्वेश्चन ये थोड़े पूछा है कि कितना हो रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है परसेंटेज चेंज कितना
परसेंटेज चेंज जो होता है वो होता है चेंज इन आर बाय इनिशियल आर इंटू 100। कितना हो गया? सबको क्लियर है? सिली मिस्टेक किया सबने? सब सिली मिस्टेक किया? सबको समझ में आ गया? अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा था, स्ट्रेचिंग के केस में क्या होगा? स्ट्रेचिंग के अलावा कभी कभी मोल्टेन भी दे देगा कि मेल्ट करके बना दिया। मेल्ट करके भी बनाते हो तो वॉल्यूम सेम रहता है, ठीक है। ड्रॉन आउट वर्ड यूज होता है, कई सारे वर्ड्स यूज होते हैं स्ट्रेचिंग के केस में। मैं सारे वर्ड्स को लिख देना चाहता हूं एक बार, ठीक है। रजिया मैं रिपीट कर दे रहा हूं। रजिया, मैंने बोला कि मान लेते हैं कि इनिशियल रेजिस्टेंस आर था और 3 टाइम बढ़ाने पे 9R हो गया, ठीक है। 9R हो गया तो चेंज कितना हुआ? 8R हुआ, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज कितना लिखोगे? चेंज बाई इनिशियल इनटू 100। तो 9R तो फाइनल था, चेंज थोड़े था वो, तो परसेंटेज चेंज कितना हो गया? 100%। क्या क्लियर है सबको? क्या? चलिए, 800%। अब मैं इसमें कई सारे वर्ड्स यूज होते हैं स्ट्रेचिंग के केस में, मैं उसको थोड़ा एक बार लिख देता हूं। लेंथ और एरिया के डिपेंडेंस में ना क्वेश्चन में यही आता है सिर्फ, और एक क्वेश्चन भी करवा देते हैं, अभी टेंशन नहीं है। तो देखते हैं। मैं कह रहा हूं कि एक कभी कभी यूज है मोल्टेन आउट। सब वर्ड वर्ड याद रखना है। मोल्टेन आउट, ड्रॉन आउट, ड्रॉन, स्ट्रेच्ड। ये इस तरह के वर्ड कभी भी आते हैं ना, उसका लॉजिक सेम है कि वॉल्यूम सेम रहेगा, n टाइम्स लेंथ बढ़ाओगे तो n स्क्वायर टाइम्स रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर सीधा सीधा मैं लेंथ बढ़ाने को बोलूं तो L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, लेकिन अगर स्ट्रेच करके बोलूं तो मतलब n स्क्वायर टाइम्स L। ये याद रखना है बस, क्लियर है? चलो इसको एंड करते हैं। तो हमने अभी तक पढ़ा कि रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर मेनली लेंथ पे और एरिया पे डिपेंड कर रहा है, पर क्या कोई और फैक्टर्स है? इस पे बात हम लोग करेंगे। तो हमने देखा कि हमने R इक्वल्स टू रो एल बाई एफ जैसे ही पढ़ा, तो हमारे पास एक टर्म आ गया रो। रो बोले तो रेजिस्टिविटी, ठीक है। इस रेजिस्टिविटी को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, इसके बाद न्यूमेरिकल्स करेंगे हम लोग, ठीक है। रेजिस्टिविटी को समझ लेते हैं, इसका टेम्परेचर डिपेंडेंस पढ़ लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे थोड़ा सा। और आज अपनी थ्योरी पोर्शन खत्म हो जाएगी। देखते हैं। तो हमने पढ़ा R इक्वल्स टू रो एल बाई ए, और हमने एक और जगह पढ़ा था R इक्वल्स टू एम एल बाई एन ई स्क्वायर ए टाउ। तो क्यों ना इसको सीधा सीधा लिखें कि जो रो है इसको हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग इसको कहते हैं एम बाई एन ई स्क्वायर टाउ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है रेजिस्टिविटी का, क्लियर है? अब मैं थोड़ा सा ना आपको इसके पहले लेके जाता हूं कि आखिर कोई आपसे पूछता है कि रेजिस्टिविटी क्या होता है। क्वेश्चन एग्जाम में आया है, बोर्ड्स में आया है, व्हाट डू यू मीन बाय रेजिस्टिविटी? तो रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एक ही चीज होता है। तो अगर कोई इसका डेफिनेशन पूछता है तो याद रखिएगा कि इट कैन बी डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर विद लेंथ 1 मीटर एंड एरिया 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। रेजिस्टिविटी को हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं, यानी कि जब लेंथ 1 मीटर हो और एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो तो उस वक्त जो रेजिस्टेंस होता है इसी को कहते हैं रेजिस्टिविटी। पहला डेफिनेशन होना याद होना चाहिए सबको, ठीक है। इट कैन बी डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर व्हेन लेंथ इज 1 मीटर एंड एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर। पहली पॉइंट। अब आता है इसका यूनिट क्या होता है। तो यूनिट को अगर आप देखें तो इसका जो यूनिट होता है वो होता है ओम मीटर। यूनिट इसका होता है ओम मीटर, सबको याद रखना है, इसका यूनिट होता है ओम मीटर, क्लियर है? ओम मीटर होता है अपना। अब आते हैं इसके फॉर्मूले पे आते हैं। तो रो इक्वल्स टू क्या आ गया? एम बाई एन ई स्क्वायर टाउ, ठीक है। तो सबके मन में एक सवाल उठता है कि आखिर ये रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर किन चीजों पे डिपेंड करता है? किन चीजों पे डिपेंड करता है? तो रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर में देखो ये तो कांस्टेंट है। रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर दो चीजों पर डिपेंड करता है, एन और टाउ। एन बोले तो मटेरियल का नेचर, कि मटेरियल आपने कैसा लिया है। तो सिंपल लिखते हैं फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टिविटी डिपेंड्स, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टिविटी डिपेंड्स, ठीक है। देखते हैं। पहला फैक्टर जो आता है वो आता है नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है। मान लेते हैं, ठीक है। रो जो है वो क्या लिख रहा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन,
ठीक है, सिंपल दिमाग लगाते हैं। जितना अच्छा कंडक्टर होगा उतना ही अच्छा स्मॉल एन की वैल्यू होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, और उतना ही कम उसका रेजिस्टिविटी होगा। यानी सिंपल देखो, रिलेशनशिप बहुत क्लियर है। बेटर द कंडक्टर, पुअर द रेजिस्टिविटी। जितना अच्छा कंडक्टर होगा उतना ही बुरा रेजिस्टिविटी होगा, और ऑपोजिट इज ट्रू, जितना बुरा रेजिस्टिविटी होगा उतना ही अच्छा कंडक्टर होगा। दोनों की रिलेशनशिप क्लियर है। मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है। मान लो एक मेटल ले रहे हैं और एक अलॉय ले रहे हैं, तो मेटल की कंडक्शन ज्यादा होगी, एज क्योंकि उसका एन का जो वैल्यू है वो ज्यादा होता है, तो रेजिस्टिविटी उसकी क्या होगी, कम होगी। मैं स्पेसिफिक मेटल्स की बात कर रहा हूं। क्या सबको क्लियर है? तो पहला तो आ गया नेचर ऑफ मटेरियल। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है टेम्परेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कई लोग रेजिस्टेंस का डायरेक्ट डिपेंडेंस पढ़ लेते हैं कि टेम्परेचर के साथ। मैं रेजिस्टेंस डायरेक्टली टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। हम एक्चुअली कहते हैं कि रेजिस्टिविटी जो होता है ना, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। रेजिस्टिविटी जो होता है वो कैसे डिपेंड करता है? मान लो आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, मान लो आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो टाउ क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, फास्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स, और रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। टाउ घटेगा तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या सिंपल सिंपल रिलेशनशिप है क्या कि एक कंडक्टर में जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ता है। सिंपल। अगर टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर को घटाओगे तो रेजिस्टिविटी भी घटेगा। सबको क्लियर है क्या ये बात? क्या मेरी बात सबको समझ में आई? एज टेम्परेचर इंक्रीजेज रेजिस्टिविटी ऑल्सो इंक्रीजेज। कैसे, कितना, सब आएंगे। कैसे, कितना, इसका फॉर्मूला है अपने पास, लेकिन क्या ये लॉजिक क्लियर है क्या कि क्यों टेम्परेचर बढ़ाने? ये लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सब चीजें 10th में पढ़ चुके हो आप, ठीक है? सिर्फ लॉजिक उसके पीछे का है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी रेजिस्टिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। ये लॉजिक है, ये यहाँ पे पॉइंट है। चलो थोड़ा सा और डिटेल में आते हैं इस पर। सेमीकंडक्टर क्या होता है? एक्सेप्शन होता है इसका। सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो रेजिस्टिविटी घट जाती है उसकी, ठीक है? जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो रेजिस्टिविटी क्या होता है, घट जाता है। तो ये भी एक हमें याद रखना है कि टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी का डिपेंडेंस। क्लियर है क्या? तो हम लोग एक काम करते हैं, मैं अभी ना एनसीईआरटी बुक खोलने जा रहा हूं अभी, और एनसीईआरटी बुक में दिखाता हूं कि आपके एनसीईआरटी के बुक में कई सारे मटेरियल्स का रेजिस्टिविटी डिफरेंट टेम्परेचर पे दिया गया है। दो ही चीजें डिपेंड करती हैं, मटेरियल और टेम्परेचर। तो एनसीईआरटी बुक को थोड़ा खोल के देखते हैं कि कितना समझ में आता है। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, एक सेकंड मुझे टाइम दीजिए बस। चलो देखते हैं। मैं एक काम करता हूं आप लोगों के सामने, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है एक बार एनसीईआरटी के थ्रू हो जाता है, बिकॉज पूरा डेरिवेशन का पोर्शन आपको एनसीईआरटी में क्लियर होना चाहिए कहां कहां पढ़ा है। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी गो थ्रू कर जाता हूं। ठीक है, सबसे पहला है इलेक्ट्रिक करंट, बेसिक बता दिया है मैंने। इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स बता दिया है, बेसिकली पूरा थ्योरी है, देख लो पूरा थ्योरी है। फिर उसके बाद ओम्स लॉ आ जाता है। यहाँ डेरिवेशन ओम्स लॉ पहले किया गया, डेरिवेशन बाद में किया गया है, लेकिन हम लोग उल्टा पढ़े हैं। ओम्स लॉ का डेरिवेशन है आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए के बारे में भी है। ठीक है, आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए, ये वाला चीज मैंने नहीं बताया, अदर फॉर्म बहुत कम यूज होता है, पर बता दूंगा आज, कोशिश करूंगा लास्ट में। ठीक है, कुछ खास नहीं है उसमें। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और कैसे और रेजिस्टिविटी आई है, ये सब मैंने बता दिया है। ठीक है, इसके बाद आता है अपने पास मोबिलिटी। मोबिलिटी मैंने नोट्स में डाला है, वो भी आज बता दूंगा। नोट्स में मैंने पहला टॉपिक आज यही डाला है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैं बता दूंगा आज। ठीक है, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ बता दिया है मैंने अभी आपको। ठीक है, रेजिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल्स, मैं ये बताना चाहता था कि एनसीईआरटी में दिया गया है। देखो खुद देखो, कंडक्टर्स का देखो एक बार जल्दी से। कंडक्टर्स का रेजिस्टिविटी तो दिया है, पर टेम्परेचर पे दिया है, सब टेम्परेचर नहीं दिया, 0 डिग्री सेल्सियस पे दिया गया है। अब सिल्वर का देखो 1.6 × 10⁻⁸ बहुत कम है।
कंडक्टर जो शुरुआत के आपको दिख रहे हैं, इनकी रेजिस्टिविटी क्या है, बहुत ही कम है, 10⁻⁸ में है। लेकिन भाई सेमी कंडक्टर में जाओ तो 10⁻⁵ में है, और इंसुलेटर में जाओ तो 10⁵ में है। सबको क्लियर है क्या? तो ये दिखा रहा है कि रेजिस्टिविटी, अच्छा कंडक्टर होगा उसकी रेजिस्टिविटी कम होगी, जो बुरा कंडक्टर होगा उसकी रेजिस्टिविटी हाई होगी। तो कोई आपसे पूछेगा विच इज बेटर कंडक्टर, तो सिल्वर अच्छा कंडक्टर है कॉपर से, कह सकते हो आप, अकॉर्डिंग टू द रेजिस्टिविटी। सबको क्लियर है क्या? कैसे डिपेंड करता है वो हम बताएंगे। क्या सबको ये क्लियर है क्या? से यस इन चैट कि हम आगे बढ़ सकें। कोई डेटा को याद नहीं रखना है, ये सब सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, एक भी डेटा दिमाग में नहीं रखना है, सब एग्जाम में डेटा दिया जाएगा। सबको समझ में आ गया क्या कि रेजिस्टिविटी जो होता है कंडक्टर का वो डिपेंड करता है। ठीक, चलो अब आखिर आपका सवाल आता है कैसे, आपका सवाल आता है कि कैसे डिपेंड करता है। अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, चलो देखते हैं। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक हमारा आता है वो आता है डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी ऑन टेम्परेचर। डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी ऑन टेम्परेचर, कैसे टेम्परेचर बढ़ेगा? आपको ये कह दिया कि बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टिविटी बढ़ेगा, बट कैसे? क्लियर है क्या? इसको देखते हैं, देखते हैं। हमने क्या किया, एक कंडक्टर ले लिया, हमने एक कंडक्टर लिया जिसकी रेजिस्टिविटी थी टी एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी केल्विन, एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी केल्विन। मान लेते हैं कि इसका रेजिस्टिविटी था, हमने इसमें एक टेम्परेचर का चेंज किया डेल्टा टी, हमने इसमें टेम्परेचर का चेंज किया डेल्टा टी, तो हमने देखा कि रेजिस्टिविटी कैसे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी जो होता है, चेंज इन रेजिस्टिविटी जो था वो मेनली सबसे पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था चेंज इन टेम्परेचर का। बहुत ऑब्वियस सी बात है, जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ही ज्यादा रेजिस्टिविटी में चेंज आएगा, तो चेंज इन रेजिस्टिविटी वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, पहला फैक्टर। दूसरा, change in resistivity was directly proportional to initial resistivity। कुछ लोग थोड़ा सोच रहे होंगे ना, तुमको थर्मल एक्सपेंशन याद आ रहा होगा, थर्मल एक्सपेंशन में भी ऐसे ही इंक्रीज करता था टेम्परेचर बढ़ाने पे। ठीक है, बट स्टिल नहीं भी याद आ रहा तो कोई बात नहीं। तो चेंज इन रेजिस्टिविटी वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल। तो क्या फाइनल इक्वेशन लिख सकते हैं क्या? चेंज इन रेजिस्टिविटी वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आपके एनसीईआरटी में सीधा सीधा फॉर्मूला दिया गया है, लेकिन मैं डेरिवेशन बता रहा हूं इसका, इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इनटू चेंज इन टेम्परेचर। किसी बॉडी का रेजिस्टिविटी और चेंज इन टेम्परेचर, यही दो चीजों पर डिपेंड करता है, इनिशियल रेजिस्टिविटी और चेंज इन टेम्परेचर। तो क्या अब फाइनली लिख सकते हैं क्या, कोई कांस्टेंट लाए क्या? अल्फा लेके आते हैं, अल्फा, थोड़ा अल्फा अच्छे से लिख देते हैं। रेजिस्टिविटी है आपका अल्फा इंटू डेल्टा टी इंटू इनिशियल रेजिस्टिविटी। क्लियर है क्या? मेरा सबको आवाज क्लियर आ रहा है? ठीक है, चलिए अब सबके सवाल आता है कि आखिर अल्फा क्या है। अल्फा कहते हैं हम लोग टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, इसका यूनिट होता है पर डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा, अल्फा एक नया टर्म आता है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, अल्फा। तो एक तो ये फॉर्मूला याद रखना है अपने को, एक ये फॉर्मूला याद रखना है अपने को। इससे एक और फॉर्मूला बना सकते हैं, चेंज इन रेजिस्टिविटी क्या होता है? फाइनल रेजिस्टिविटी माइनस इनिशियल इक्वल्स टू रो अल्फा डेल्टा टी। तो फाइनल रेजिस्टिविटी कितना होगा? कैसा फॉर्मूला लिख सकते हैं क्या? फाइनल रेजिस्टिविटी इक्वल्स टू इनिशियल इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। एकदम मैं बता रहा हूं, ये बहुत ही क्रिटिकल, एक इकलौता फॉर्मूला ऐसा आ रहा है जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा और आपको इसका यूज करना है। अभी तुरंत क्वेश्चन दूंगा मैं।
फाइनल रेजिस्टिविटी, सब लोग क्लियर है अगर यहां तक से यस, ताकि मैं इसको आगे और थोड़ा सा यूज कर सकूं। बिल्कुल, आपने हीट में बहुत पढ़ा होगा, याद करो रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, रेजिस्टेंस प्लैटिनम थर्मोमीटर, अगर किसी को याद है, अगर मैंने तो आई थिंक नहीं पढ़ा है पर सर ने बताया होगा, रेजिस्टेंस प्लैटिनम थर्मोमीटर, उसमें यही तो फैक्टर था। लेकिन आपके मन में सवाल आता है कि सर वहां पे तो रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टिविटी कैसे आ गया? आपके मन में सवाल वाजिब है कि ये तो रेजिस्टेंस था, रेजिस्टिविटी कैसे आ गया? मैं आपको दिखाता हूं कैसे आ गया अभी। ठीक है, ठीक है, क्लियर है क्या? मैं इसको अभी फॉर्मूले को फाइनल फॉर्म देता हूं। तो अब हमें टेम्परेचर डिपेंडेंस को लेके अगर कोई सवाल पूछता है तो मेरे पास दो फॉर्मूले होंगे, एक होगा चेंज वाला और एक है फाइनल वाला। देखते हैं क्या। चेंज इन रेजिस्टिविटी इक्वल्स टू इनिशियल रेजिस्टिविटी इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी, ये सबसे कम यूज होता है। और ये फाइनल रेजिस्टिविटी इक्वल्स टू इनिशियल इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, सबसे ज्यादा यूज होता है। याद रखिएगा कंडीशन है फॉर स्मॉल रेंज ऑफ टेम्परेचर। ये सारा एजम्पशन तभी हो सकता है ना जब अल्फा की वैल्यू कांस्टेंट हो। अगर अल्फा की वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहती है तो मामला खत्म है। तो अल्फा की वैल्यू जो होता है वो बहुत ही छोटे टेम्परेचर रेंज के लिए ही कांस्टेंट रहता है। तो इस बात को एकदम क्लियर रखें कि हर टेम्परेचर रेंज के लिए नहीं होता है, और बहुत ही मिनिमम रेंज ऑफ टेम्परेचर के लिए। ठीक है, टेम्परेचर बिल्कुल केल्विन में है, ऑब्वियसली टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल ही केल्विन में है। बट चेंज इन टेम्परेचर को सेल्सियस लिखो या केल्विन लिखो, कोई फर्क पड़ता है क्या? चेंज इन टेम्परेचर है। क्लियर है? चलिए, तो ये आपका फाइनल रेजिस्टिविटी आ गया, रेजिस्टिविटी इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। क्लियर है यहां तक सबको? अब यहां पे बात आती है कि चलो रेजिस्टिविटी का हमने देख लिया, मान लो कि इसमें लेंथ और एरिया मल्टीप्लाई कर दे, लेंथ बाई एरिया, क्या फर्क पड़ेगा? दोनों साइड मल्टीप्लाई किया है, दोनों साइड लेंथ बाई एरिया, लेंथ एरिया तो चेंज कर नहीं रहे थे, तो लेंथ और एरिया दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया अगर, तो क्या ये फाइनल फॉर्मूला ऐसा बनता है क्या? क्या ये भी फॉर्मूला याद रख सकते हैं? और सबसे ज्यादा यूज यही होता है, पर ये टेक्निकली रॉन्ग है कि सीधा सीधा कह दो कि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। पहले सिंपल सी बात है, रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और इसी की वजह से रेजिस्टेंस भी डिपेंड करता है। क्लियर है? तो टेक्निकली अगर देखें हम लोग, तो रेजिस्टिविटी के फॉर्मूले से क्या रेजिस्टेंस का ही फॉर्मूला आ सकता है क्या? एग्जाम में यही यूज होने वाला है, रेजिस्टेंस वाला ही। रेजिस्टिविटी बहुत कम ही पूछा जाता है। ठीक है, अंदर दिमाग में हमें पता होना चाहिए कि व्हेन टेम्परेचर चेंजेस रेजिस्टिविटी चेंजेस। ठीक है, और रेजिस्टिविटी के चेंज होने से फाइनली रेजिस्टेंस भी चेंज करता है। क्या सब कुछ क्लियर है? मैं जल्दी से आज जितना भी कुछ पढ़ाया है उसको समअप कर देता हूं 2 मिनट के अंदर। ठीक है, कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस टाइम बचेगा तो करेंगे लास्ट में, वरना छोड़ देंगे कलर कोडिंग। ठीक है, चलिए, किसी का आवाज अनम्यूट है, काइंडली चेक। ठीक है, तो आज हमने सिंपल पढ़ा है, V इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, आर का फॉर्मूला हमने पढ़ा है ml बाई एन ई स्क्वायर ए टाउ, ये नया फॉर्मूला है अगर याद रखो तो। ठीक है, फिर हमने पढ़ा है R इक्वल्स टू रो एल बाई ए, वेयर रो इक्वल्स टू एम बाई एन ई स्क्वायर टाउ। ठीक है, ये आपके लिए थोड़ा नया फॉर्मूला है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा रेजिस्टिविटी फाइनल किस पे होता है? इनिशियल इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, और रेजिस्टेंस एट सर्टेन टेम्परेचर क्या होता है? आर इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। यही हमने हमारा आज का समअप है। हमारा आज का समअप यही है। इसमें से आपको 3 फॉर्मूले अपने नए पढ़े हैं, ये पहले से आप जानते थे, ये जानते थे आप, ये जानते थे। ठीक है, एक दो क्वेश्चंस करते हैं, कॉन्फिडेंस आएगा थोड़ा सा। ठीक है, चलो। जस्ट अ सेकंड। हाँ, मोबिलिटी लास्ट में बताते हैं, क्वेश्चन ही है मोबिलिटी पे इतना, मैं लास्ट में बता देता हूँ।
लास्ट में मोबिलिटी और कलर कोडिंग दोनों बता देंगे। चलिए, सॉरी टॉपिक का नाम गलत लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन को पढ़ें सब लोग। ड्रिफ्ट वेलोसिटी से क्वेश्चन शुरू कर रहा हूं, एक बेसिक क्वेश्चन है, सब लोग देखें इस क्वेश्चन को। लास्ट में मोबिलिटी और कलर कोडिंग दोनों बताऊंगा। ये क्वेश्चन ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए दे रहा हूं। चैट में मेरे पास कुछ आंसर्स आए हैं। एक आंसर आया सिर्फ सी, रितु हैज सेड ए। सोचने वाला क्वेश्चन है। या सी और ए के बीच में आंसर आ रहा है। सी और ए के बीच में सुरुचि सिंह सी, श्रेया सी, प्रत्युष सी। जस्ट 30 सेकेंड्स मोर, देखते हैं। सुरुचि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होगा, हर्ष राज सेइंग सी। चलो देखते हैं, मैं एक्सप्लेनेशन करता हूं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ, ये पूरा का पूरा ना कॉन्सेप्ट ही है क्वेश्चन एक्चुअल में। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टिंग वायर बहुत कम होता है। हमने बताया था 10 टू द पावर -3 से लेकर 10 टू द पावर -4 के रेंज में होता है, बहुत ही कम होता है। येट द बल्ब ग्लोज वेरी क्विकली आफ्टर, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतना कम होता है फिर भी बल्ब तुरंत क्यों ग्लो कर जाता है? ये मैंने बताया था कि जो करंट का जनरेशन होता है विद स्पीड ऑफ लाइट होता है। कैसे देखते हैं? पहला ऑप्शन है द रैंडम स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज वेरी हाई ऑफ द ऑर्डर 10 टू द पावर, बिल्कुल सही है, क्योंकि करंट का जनरेशन इस पे डिपेंड नहीं करता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है। करंट का जनरेशन इस पे डिपेंड करता है कि रैंडम वेलोसिटी कितनी है। तो रैंडम वेलोसिटी कितना है? 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकंड। तो एक्चुअल में कह सकते हैं कि जो करंट का जनरेशन होता है ना वो इसी स्पीड से होता है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ट्रांसफर देयर एनर्जी वेरी क्विकली थ्रू कोलिजन। एक बात सोचना गलत है, ये हम लोग के दिमाग में क्या चलता है ना कि एक्चुअल में जब स्विच ऑन करते हैं तो यहां से एक एंड से दूसरे एंड पे करंट इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर जाता है। ऐसा नहीं होता है। एक इलेक्ट्रॉन अपने अगले इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ट्रांसफर करता है, वो अगला इलेक्ट्रॉन अपने अगले वाले को एनर्जी ट्रांसफर करता है, और पूरे इलेक्ट्रॉन्स का जो बल्क होता है उसमें एक ड्रिफ्ट आ जाता है। ड्रिफ्ट का मतलब साइडलाइज, आगे बढ़ जाता है वो। इसी को कहते हैं हम लोग फ्लो ऑफ करंट। क्लियर है? ये सोचना कि एक एंड से दूसरे एंड इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाता है, ये गलत है पहले से। तो दूसरा ऑप्शन भी सही है। क्लियर है? ये पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करने का बात है। थर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वायर में पूरी तरह क्विकली सेटअप हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा तो नहीं है कि टाइम लेता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे वायर में एक साथ सेटअप होता है, प्रोड्यूसिंग अ ड्रिफ्ट इन ईच क्रॉस सेक्शन। हर छोटे छोटे क्रॉस सेक्शन में ड्रिफ्टिंग शुरू हो जाती है ऑलमोस्ट उसी वक्त में। इसीलिए कहते हैं कि करंट जो होता है ना पल्स की तरह होता है। करंट जो होता है वो ऐसा नहीं होता कि ड्रिफ्टिंग यहां से शुरू हुई उसी स्पीड से जाता रहेगा। करंट एक पल्स की तरह होता है कि हर एक छोटे छोटे क्रॉस सेक्शन में भी उस फील्ड की वजह से एक ड्रिफ्ट हो जाता है, और टोटल ड्रिफ्ट जो होता है वो जो हम ऑब्टेन करते हैं E/m इंटू
टाउ होता है। तो हम कह सकते हैं कि इसका आंसर जो होगा वो ऑल ऑफ द अबव होगा। क्या सबको क्लियर है? क्या सबको क्लियर है क्या जो मैं बताना चाह रहा हूं कि इसके सारे ऑप्शंस करेक्ट है और इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट रख लो। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कोई नहीं है। बढ़िया, चलिए। प्रत्यय आप कह रहे हो, वन सेकेंड मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, क्या होता है कि जब कंडक्टर के अक्रॉस ना आप बैटरी लगाते हो तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है, पर हर एक रीजन में एक साथ इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है। ठीक है, तो जो छोटे छोटे क्रॉस सेक्शंस में डिवाइड करते हो तो हर एक छोटे छोटे क्रॉस सेक्शंस में एक ड्रिफ्ट आता है इलेक्ट्रॉन्स का एक डायरेक्शन में। वो ड्रिफ्ट ऐसा नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर जाता है, वो इलेक्ट्रॉन्स अपने पोजीशन से एक डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर जाता है हल्का, और यही कंट्रीब्यूट करता है नेट फ्लो ऑफ करंट में। क्लियर है? यही नेट करंट होता है। अब मैं कह रहा हूं कि तो करंट जनरेशन जो होता है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से थोड़े होता है। करंट जनरेशन तो थर्मल वेलोसिटी से ही होता है, जो कि 10⁵ या 10⁶ मीटर पर सेकंड के रेंज में होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एनर्जी को ट्रांसफर कर देते हैं बहुत ही क्विकली, इसीलिए एक एंड से दूसरे एंड पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होता बल्कि एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है। थर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत क्विकली सेटअप होता है, इसीलिए हर छोटे छोटे सेक्शन में ड्रिफ्टिंग शुरू हो जाती है, और फाइनली कहते हैं कि हम लोग करंट डेवलप हो जाता है। क्लियर है? मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ना चाहता हूं प्रत्यय, अगर समझ में नहीं आएगा तो हम क्लास के बाद समझा देंगे। ये करते हैं, चलो सब लोग। ये मुझे लगता है कि आप एक बार में बना दोगे जल्दी से। मैं चाहता हूं ये सिर्फ आपका क्लास 10 का, यही सब क्वेश्चन करवाना नहीं चाहता था मैं एक्चुअल में, बट इस पे बेस जितने भी क्वेश्चन आए हुए इधर उधर कहीं भी, वो सब करवा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। स्टार्टिंग में टॉपिक खत्म कर लिया हमने, फर्स्ट टॉपिक अपना। ठीक है, चलो इसको करो। बन गया होगा ये क्वेश्चन, इसमें क्या ही सॉल्व करूं मैं। हाँ बिल्कुल अनिकेत, अनिकेत सही होगा। ये मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं, आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए पे क्वेश्चन है, क्या ही बताऊं इसमें मैं। आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए, अब इसको तो बना लेना है बस सीधा सीधा। सब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़े क्या? हाँ लेकिन क्या सही होगा आंसर इसका? सबका आंसर ऑलमोस्ट सेम ही आ रहा है, 0.58 आ रहा है किसी का। यूनिट यूनिट चेक कर लो बस थोड़ा सा। लेके सिंह 600 मीटर, 0.6 किलोमीटर, बिल्कुल सही है, सबका एक ही आ रहा है, किसी का 0.58 आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टेम्परेचर डिपेंडेंस वाले कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसमें मजा आएगा। चलो देखते हैं। दो क्वेश्चन है टेम्परेचर डिपेंडेंस के, होप कि सब बना लो। पहला क्वेश्चन, चलो ट्राई करो सब लोग।
पहला क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो मुझे लगता है आर इक्वल्स रोयल बाई का स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन में दिमाग लगाना है। जल्दी से सब लोग पहला क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्लास की आधी क्लास जो होगी वो इन टॉपिक्स की प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी, और उसके बाद हम लोग अपने आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे, क्योंकि आगे सिर्फ न्यूमेरिकल्स वाले टॉपिक बचते हैं। अब ना थ्योरी वरी कुछ ज्यादा है नहीं। अब सब लोग इतना नोट्स पूरा रिवाइज करके आना, अगले दिन हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। पहला वाला क्वेश्चन, आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए, लेंथ दिया हुआ है सेंटीमीटर में, काइंडली कन्वर्ट इनटू मीटर। एरिया दिया हुआ है मिलीमीटर स्क्वायर में, काइंडली कन्वर्ट इनटू मीटर स्क्वायर। जल्दी से, कितना आ रहा है? 0.65 टाइप आ रहा है क्या कुछ? नहीं नहीं, 0.65 आना चाहिए मेरे हिसाब से तो। 0.065 ना, चेक कर लो एक बार। अच्छा, 0.0065 मिलीमीटर को मीटर में। जल्दी देख लो कहाँ गलती। 10 टू द पावर, अच्छा -8 है, सॉरी सॉरी, ठीक है ठीक है, -8 है। चलो, तो 10 टू द पावर -4 बच जाएगा। ठीक है, तो ये 50 10 टू द 1.3 बाई 2 इंटू 10 टू द पावर -2, 0.65 इंटू 10 टू द पावर -2, 0.0065। बिल्कुल सही है, सबका सही है, पहला बिल्कुल क्लियर है सबका। सबका 0.065 आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से, क्या हो रहा है, क्या दिक्कत है क्वेश्चन में, क्यों, क्या और क्यों दोनों का सोचो। लास्ट क्वेश्चन, सब लोग अच्छे से, टेम्परेचर डिपेंडेंस पे क्वेश्चन है। बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाएगा इससे। इसके बाद कलर कोडिंग पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हाँ शिवानी, उसमें शायद 0.065 आएगा। प्रत्युष, 0. आई एम नॉट श्योर, 0.065 नहीं, 0.0065 आना चाहिए। काइंडली चेक। ठीक है, 2 0 आना चाहिए। अच्छा ठीक है, देख लेता हूं मैं। कैलकुलेशन का है, अब क्या ही बताऊं इसमें। चलो जल्दी, दूसरा क्वेश्चन। सब लोग इसके बाद कलर कोडिंग पढ़ेंगे, मोबिलिटी पढ़ेंगे, खत्म आज की क्लास।
जस्ट कुछ लोगों का नेटवर्क इश्यू है, मैं क्वेश्चंस स्नैप लेके भेज दे रहा हूं। चलिए क्वेश्चन को पढ़ो। पोटेंशियल डिफरेंस जब 200 वोल्ट है तो 15 डिग्री सेल्सियस पे दो कंडीशन है, एक है 15 डिग्री सेल्सियस, वोल्टेज है 200 वोल्ट, ठीक है, और आपका करंट है 10 एम्पियर। तो रेजिस्टेंस कितना होगा? R इक्वल्स टू V अपॉन I, कितना हो गया? 20 ओम। लेकिन रख रहे हैं, वोल्टेज चेंज नहीं कर रहे हैं बाहर से, तो अब रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? अब रेजिस्टेंस हो जाएगा V अपॉन I 40 ओम। आखिर ये रेजिस्टेंस की वजह से चेंज हो क्यों रहा है? टेम्परेचर की वजह से। पूछ रहा है कि फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, क्वेश्चन पूछ रहा है फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। सब लोग, मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं, 522 केल्विन, सिंपल सी बात कह रहा हूं कि क्वेश्चन इनिशियल 15 डिग्री, फाइनल टी टेम्परेचर पे क्या अपन फॉर्मूला लगा सकते हैं? चेंज इन रेजिस्टेंस इक्वल्स टू इनिशियल रेजिस्टेंस इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। इनिशियल रेजिस्टेंस अपने पास है 20 ओम, अल्फा दिया गया 1/234, और डेल्टा टी का अपने को पता नहीं है, और डेल्टा आर अपने पास है 40। भाई किसको दौड़े पड़े हैं? चलो जल्दी से, मैं कह रहा हूं ये हालत है। सब लोग देखो, इनिशियल दिया है, फाइनल दिया है। हमने क्या किया? डेल्टा आर इक्वल्स टू आर अल्फा डेल्टा टी किया। डेल्टा आर अपने पास कितना है? पहले 20 ओम था, अब 40 ओम है। चेंज इन रेजिस्टेंस कितना हो गया? 20 ओम। इनिशियल रेजिस्टेंस क्या था? 20 ओम। अल्फा कितना था? 1/234। डेल्टा टी अपने को निकालना है, 20 कट गया, डेल्टा टी आ गया है अपने पास 234। या तो इसको डिग्री सेल्सियस में लिखो या तो इसको केल्विन में लिखो, आई डोंट माइंड। चेंज इन टेम्परेचर किसी यूनिट में लिख सकते हो आप लोग। सबको क्लियर है क्या? चेंज इन टेम्परेचर आ गया, इनिशियल 15 डिग्री दिया है तो चेंज से नहीं निकाल लेंगे आप लोग कि फाइनल टेम्परेचर कितना होगा। 15 प्लस कितना? 234, कितना हो गया? 249 डिग्री सेल्सियस। कहीं किसी ने इसको केल्विन में लिखा था, बिल्कुल सही है, 100% करेक्ट। क्या सबको समझ में आया? क्या ये क्वेश्चन सबको समझ में आया? क्या बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, लेकिन लॉजिक भी था कि आखिर पहले रेजिस्टेंस कितना था और अब कितना रेजिस्टेंस है। चेंज इन रेजिस्टेंस इक्वल्स टू आर अल्फा डेल्टा टी। सब लोग कल यहां तक के इन टेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओगे एनसीईआरटी का, तब क्वेश्चन बनाने में मजा आएगा। आगे बढ़े क्या? सबको समझ में आ गया यहां तक? सबको यहां तक आ गया तो लास्ट टॉपिक आज का कलर कोडिंग पढ़ेंगे, और कल प्रॉब्लम सॉल्विंग इन पर। चलो एक एक, कई लोगों ने मुझे बोला कि मोबिलिटी पढ़ा दी है सर। एक सेकंड, क्या बोल रहे हो? नहीं जरूरी है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। सेल्सियस में है तो सेल्सियस में ऐड कर दो, वरना फिर इसको पूरा केल्विन में बदल सकते हो। कोई ऐसा जरूरी नहीं कि बोर्ड में केल्विन ही होना चाहिए।
चेंज इन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है और केल्विन भी हो सकता है, याद रखना बस। खैर चलो हटाते हैं। तो अगला जो सर मोबिलिटी बता दीजिए, तो मोबिलिटी बता देता हूं। मोबिलिटी कुछ नहीं होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की एबिलिटी फॉर फ्री मूवमेंट होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कितनी एबिलिटी है कि वो फ्रीली मूव कर सके कंडक्टर में, इसी को कहते हैं हम लोग मोबिलिटी। मोबिलिटी को अगर डिफाइन करना हो मोबिलिटी को, तो मोबिलिटी जो होता है वो होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। आवाज किसी का अनम्यूट है, क्लियर है क्या? यानी इट कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यही होता है मोबिलिटी ऑफ एनी फ्री इलेक्ट्रॉन। सबको क्लियर है क्या? यही होता है मोबिलिटी ऑफ ये होता है मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। क्लियर है क्या? म्यू इक्वल्स टू वी डी अपॉन ई। सबको याद रहेगा। इसका यूनिट अगर आपको देखना है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपन इलेक्ट्रिक फील्ड का देख लेना, यही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है इसमें। सबको क्लियर है क्या? मोबिलिटी मैंने इसलिए बहुत छोटे टर्म्स में दिया है, कोई खास नहीं इसका यूज होने वाला है वगैरह। तो अगला अपना जो लास्ट टॉपिक आज का है वो है कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टर्स, कार्बन रेजिस्टर्स। ठीक है, ये कलर कोडिंग क्या है? तो देखा गया कि छोटे मोटे रेजिस्टेंस तो हम लोग सिंपल मेटेलिक वायर से बना सकते हैं, लेकिन जब बात आती है हमारे पास हायर रेजिस्टेंस बनाने के लिए, हायर रेजिस्टेंस डेवलप करने के लिए, रेजिस्टर बनाने के लिए, उस वक्त हम लोग क्या यूज करते हैं? उस वक्त हम लोग यूज करते हैं कार्बन रेजिस्टर्स यूज करते हैं। ठीक है, तो कार्बन रेजिस्टर्स को सर से भी क्लास है क्या? हाँ हाँ, 12-15 से भी क्लास है, मैं 2 मिनट में खत्म कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये सो कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टर्स। तो कलर कोडिंग क्यों यूज किया गया कि इंडस्ट्रीज में जो रेजिस्टर्स यूज होते हैं, इंडस्ट्री में जब हम रेजिस्टर यूज करते हैं, उस रेजिस्टर को हम लोग कलर कोड करते हैं। कलर कोड क्यों करते हैं? ताकि हम उसका रेजिस्टेंस पहचान पाए। डिफरेंट कलर्स का डिफरेंट मतलब होता है हर कलर का। तो आखिर ये कलर कोडिंग होता क्या है? ठीक है, कलर कोडिंग कैसे पता करेंगे हम लोग, ये देखते हैं। तो सिंपल सा लॉजिक समझो कि मान लो कि एक रेजिस्टर है, तो मैं क्या लिखूंगा? इसमें नाम लिखूंगा, पता लिखूंगा, इसका कंपनी का नाम लिखूंगा, कितना लेंथ होता है ये लिखूंगा। तो रेजिस्टर्स क्या होता है? बहुत छोटे वायर्स होते हैं, तो इतना नाम पता लिखेंगे तो पता चलेगा क्या? नहीं। तो कलर ऐसी चीज है जो हमारे आंखों को चुभती है और हमें दिखाई देता है। तो हमने क्या किया कि एक किसी भी रजिस्टर को लेते हैं और उस रजिस्टर में 4 कलर्स की हम लोग वाइंडिंग पट्टी बना देते हैं। 4 कलर्स की पट्टी होती है। ये 4 कलर्स शो करते हैं कि उस कंडक्टर का, उस कार्बन रेजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना होता है। तो कलर का कुछ मतलब होना चाहिए, तो उस कलर की कोडिंग होती है। ठीक है, इसी को कहते हैं कार्बन कोडिंग। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। और इस पे ये जो टॉपिक में बता रहा हूं ना, ये देखने में बड़ा मजेदार लगता है, लेकिन एग्जाम में खूब आता है इससे। ठीक है, टॉपिक है कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टर्स। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कोडिंग क्या क्या है। बीबी रॉय of Great Britain has very good wife. ठीक है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, यही लॉजिक है, इसी को देखते हैं। ठीक है, अब इसमें बीबी रॉय बेचारे बेकार में परेशान हो गए। सो बीबी रॉय हमारे स्कूल में एक टीचर भी थे। ठीक है, फिजिक्स के नहीं थे वो अकाउंट्स पढ़ाते थे, तो हम लोग इससे काफी मतलब उनको चिढ़ाते थे। खैर, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। ठीक है, हैज, तो इसमें जो कैपिटल है वो कैपिटल हमारे काम का है, कैपिटल लेटर। ठीक है, तो कैपिटल लेटर्स क्या कहता है? जो पहला होता है बीबी रॉय का, मैं याद रखता हूं ब्लैक ब्राउन रॉय। बी तो बहुत सारे कलर्स होते हैं, तो बीबी रॉय का मतलब होता है ब्लैक ब्राउन रॉय। ठीक है, तो ब्लैक ब्राउन क्या? बी से ब्लैक, ठीक है, इससे इसका मतलब ब्राउन। मैंने आपके नोट्स में भी अच्छे से दिया है। रॉय बहुत सिंपल होता है, रेड, ऑरेंज और येलो। 5 कलर तो यहीं पे आ जाते हैं, ब्लैक ब्राउन रॉय। ठीक है, ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ग्रीन ब्रिटेन लिख दो, ब्लैक ब्राउन रॉय ऑफ ग्रीन ब्रिटेन, यानी ग्रीन ब्रिटेन, ब्रिटेन मतलब ब्लू, लास्ट में बी से बचा है ब्लू। हैज वेरी, वायलेट, गुड वाइफ,
ग्रे, याद हो जाता है एक बार में, ठीक है। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, ठीक है। तो हमने क्या देखा इसमें, कुल मिला के देखोगे तो 10 कलर्स आते हैं। हर कलर का अपना मतलब होता है। क्या क्या होता है? तो ब्लैक का मतलब होता है 0, याद रखिएगा। आज के बाद रजिस्टर्स की बात करते हैं तो हर कलर का एक नंबर होता है उसके साथ, ठीक है। रेड का मतलब होता है 2, ऑरेंज का मतलब होता है 3, येलो का मतलब होता है 4, ग्रीन का मतलब होता है 5, ब्लू का मतलब होता है 6, 7, 8, 9। 10 की जरूरत है ही नहीं। कोई 10 की जरूरत है क्या? 10 तो डिजिट होता ही नहीं है। तो हर डिजिट के साथ एक कलर अटैच हो गया, ठीक है। हर डिजिट के साथ एक कलर अटैच हो गया। ये वाला क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं लिख देता हूं यहां पे 6, ठीक है। अब हर डिजिट के साथ कलर, तो होता क्या है? तो एक कार्बन रजिस्टर उठाता हूं, समझते हैं। और इस कार्बन रजिस्टर में ना 4 पट्टियां होती हैं। चार पट्टियां होती हैं, C1, C2, C3 और C4। तो इसको अगर, इन पट्टियों का मतलब क्या होता है अगर समझना है तो सिंपल समझो ऐसे। ये C1 होता है, ये C2 होता है, ये C3 होता है और ये C4 होता है, ठीक है। अब ये C4 के बारे में थोड़ा अलग से समझ लेते हैं। 3 और कलर्स बनाए गए हैं, ठीक है। ये कलर्स क्या होते हैं? ये कलर्स होते हैं आपका, थोड़ा मैं इसको इधर ही लिख देता हूं, गोल्ड, सिल्वर और नो कलर। गोल्ड, सिल्वर, नो कलर। ये गोल्ड का मतलब होता है 5%, सिल्वर का मतलब होता है 10% और नो कलर का मतलब होता है 20%। क्यों होता है समझो। किसी चीज का कभी आप मेजरमेंट करते हो ना तो वो एग्जैक्ट नहीं हो सकता है। कोई भी मेजरमेंट एग्जैक्ट नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ अप डाउन हो सकता है। तो इसको कहते हैं टॉलरेंस। आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में, ठीक है। टॉलरेंस होता है कि +-10%, मतलब 10% ऊपर और 10% नीचे हो सकता है। ये क्लियर है? 20 मतलब कि प्लस नहीं, 20 का मतलब कि 20% अप एंड डाउन। 200% तो बहुत ज्यादा हो जाएगा शिवानी, 20%, ठीक है। टॉलरेंस 200% का मतलब वो गलत ही डेटा है, वो सही है ही नहीं। 10-15% का टॉलरेंस बर्दाश्त कर सकते हैं। 200% का मतलब, मैं कहूं कि मेरा हाइट 9 फीट से लेकर 4 फीट हो सकता है, तो मैं अपना हाइट थोड़े बता रहा हूं आपको। मैं ये कह सकता हूं कि मेरा हाइट 6 फीट से 2 इंच ऊपर 2 इंच नीचे हो सकता है, ठीक है ना। खैर, तो कोडिंग समझते हैं। ये है कोडिंग। C1 C2 पहले 2 डिजिट्स होंगे, इंटू 10⁻³ +-C4, ठीक है। मैं एग्जांपल लेता हूं, एक एग्जांपल लेता हूं, देखते हैं। मान लेते हैं एक कलर कोडिंग मिल गया मेरे को, ठीक है। कलर कोडिंग मेरे को मिल गया। उसका कलर था ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, गोल्ड। ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, गोल्ड। मान लेते हैं अपने पास 4 कलर आ गए, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, गोल्ड। तो कैसे समझेंगे? तो ब्लू ब्लैक पहले 2 कलर्स हैं। ब्लू ब्लैक पहला 2 कलर से ब्लू का कितना होता है देख लेते हैं जल्दी से। ब्लू का मतलब क्या है? 6। ब्लैक का कितना होता है? 0। तो ब्लू ब्लैक मिलके हो गया 60 इंटू 10⁻। ग्रीन कितना होता है जल्दी से देखते हैं, 5। प्लस माइनस गोल्ड कितना आता है? 5%। चौथा कलर जो होगा वो गोल्ड, सिल्वर और नो कलर में से ही होगा। क्लियर है क्या? फोर्थ कलर जो होगा वो गोल्ड, सिल्वर और नो कलर में से ही कोई एक होगा। क्या सबको क्लियर है क्या? ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, गोल्ड का मतलब 60 इंटू 10⁵ +-5% ओम। क्लियर है? तो ये कलर कोडिंग का जो मकसद है वो रेजिस्टेंस को बताना होता है। क्लियर है क्या? किसी को भी दिक्कत है तो पूछो, मैं इसको एंड कर रहा हूं आज के टॉपिक, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी पास द टाइम। 12:05 हो चुका है, हम एंड करेंगे किसी हालत में। इसका यूज इंडस्ट्रीज में होता है सब लोग, मैं बता देता हूं। इंडस्ट्रीज में रेजिस्टेंस लिख के नहीं दिया जाता कितना रेजिस्टेंस दे रहा हूं आपको, कलर दिया जाएगा, आप कलर से बताओ कितना होता है। कलर देख के आपको खुद रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा उसका, ठीक है। एग्जैक्टली बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बोर्ड्स में भी आता है और जेई में भी उसी इंटेंसिटी से आता है कलर कोडिंग। तो कलर कोडिंग को किसी हालत में हमें अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। नो कॉम्प्रोमाइज। अच्छा, एक लास्ट सेकेंड, डीएसएस वाले क्लास में क्या होगा? क्लास 12th में डीएसएस जो होने वाला है आपका इस वीक के एंड में, मेजर टेस्ट होगा कैपेसिटर और इलेक्ट्रोस्टैट मिला के। तो कैपेसिटर्स का जो शीट दिया है उस शीट को सब लोग सॉल्व करें। मैं ग्रुप पे लिख देता हूं, कल उस शीट का एक सर्टेन पार्ट डिस्कस होगा। कैपेसिटर्स का पूरा डिस्कशन हम खत्म करेंगे,
ठीक है। सो आप उस शीट को बनाओ, मैं ग्रुप पे लिख देता हूं। चलो, एंडिंग द मीटिंग, केमिस्ट्री क्लास है आपकी, मैं मीटिंग को एंड कर रहा हूं।